INN लाइव में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम बात करते हैं गांव की, देहात, जो असल हमारा हिंदुस्तान है, जहां पर हमारी तहजीब है, जहां से हमें मईशत मिलती है। आइए इस पर हम आज बात करते हैं। हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मदू किए हैं आली जनाब कमल टावरी साहब। कमल टावरी साहब स्टूडियो में INN लाइव में आपका खैर मकदम है। कमल टावरी साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, मिलिट्री आर्मी मैन हैं, और आपने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वजारत ट्रांसपोर्ट हुकूमत हिंद, वजारत सिविल सप्लाईज फूड सप्लाई में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। और आज आप देहातों में जो हमारी असल एक हिंदुस्तान का कल्चर तहजीब है, उस पर जो है रूरल बिजनेस फाउंडेशन हब के नाम से आप एक काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले कमल टावरी साहब से ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने विज़न पर रोशनी डालें। उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे सवालात करें जिससे हमारे कल्चर को उजागर करने में सहूलत हो, और आज हमारी नस्ल जो हमारे अपने हिंदुस्तानी कल्चर से नावाकिफ़ है, नाबलद है, उसको उससे वाकिफ़ करवाएं। तो टावरी साहब ये बताइए, आपने ये विज़न कैसे हासिल किया? मैं 40 साल की जो सर्विस रही IAS की, उसके दौरान में एक चीज़ देखा कि जो सरकारी नीतियां हैं अपनी, वो नीतियां आम को उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होना चाहिए जी, स्वावलंबन, स्वरोजगार, ये जो शब्द है, और अब क्लाइमेट के साथ तो समझ ऐसा लगा जैसे बजट आता है, बजट इस्तेमाल होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चला जाता है, लेकिन जो खड़ा होता है वो वैसा ही क्वालिटी में खराब, उसका बाद में जो इस्तेमाल होना चाहिए, उससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या उससे जो उसका मकसद पूरा होना चाहिए, वो मकसद कहीं रह जाता है। वो बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, खेलकूद के मैदान, ये अपनी तबाही पर रोते रहते। उसका मुझे ये लगा कि जब तक हम इसको एक प्लानिंग ऐसी न करें जो सरकारी ढर्रे से हटकर, सरकारी सोच, सरकारी मानसिकता, सरकारी ये वो लोगों की भागीदारी कैसे हो, तो ऐसा एक कल्पना आया करीब 15 साल पहले, जब मैं रिटायर हो रहा था उसके पहले, कि रूरल को बिजनेस का हब बना। अच्छा, हब आप जानते हैं साइकिल में हब होता है बीच हाँ, में। साइकिल में हब होता है, और उस हब के आसपास उसके जितने स्पोक्स है, रिम है, वो घूमते हैं। बेस पूरा वो हब है, बेस पूरा हब है, पूरी साइकिल का जो बेस है वो हब है। साइकिल का हब, गाड़ी का हब, ट्रेन का हब, प्लेन का हब, अल्टीमेटली वो हब है। अच्छा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हब ही मिसिंग है। आज हब हो गया, करप्शन हो गया, जातिवाद हो गया, रॉन्ग प्लानिंग हो गया, सिफारिश हो गया, तो ऐसा लगा इसको इकोनॉमिक हब। अच्छा, तो आया रूरल यानी ग्रामीण, गांव वाला बिजनेस। अभी बिजनेस का मतलब हुआ बिजीनेस, हर शख्स को काम चाहिए, हाथ के लिए, दिमाग के लिए। अगर वो सब सरकारी नौकरी में आप जाइए तो वैसे बैठे बैठे फाइल पिटते रहिए, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर कुछ हालात ऐसे बन गए हैं, माहौल ऐसा बन गया है, सोच ऐसी कुछ बन गई है कि जैसे काम की कदर नहीं है। तो और फिर उसमें एक तरफ ये ग्रांड बांट के जो एक मानसिकता बिजनेस का कल्चर बनने के बजाय वो एक छोटा सा क्या कहेंगे उसको मैनिपुलेशन का कल्चर बन गया। कौन कितना मैनिपुलेट कर ले, फ्रॉड कर ले, चीट कर ले, गप मार ले, इस तरीके का एक माहौल बना। तो आया कि रूरल, क्योंकि आपने पहले कहा कि देश का जो असली वो है वो चेहरा, हमारा फेस, जो चेहरा, फेस ऑफ द नेशन, वो हमारा विलेज, गांव है। राइट। अच्छा, फेस ही नहीं, आत्मा भी है, बॉडी भी है, शरीर भी है, पैर भी है। मैं तो कहूंगा अगर आपका बेसिक गांव नहीं है तो शहर तो दूसरा सब लेने वाला है। वो पेड़ भी लेता, पानी भी लेता, अनाज भी लेता, लोग भी लेता, लेबर भी लेता, वो सारा गांव से खींच लेता है। गांव में कौन रह गए? बुजुर्ग खत्म। गांव में कौन रह गए? कच्चा माल देने वाले, बुढ़े बाढ़े बुजुर्ग ऐसे बेचारे लगे, या जो भाग नहीं पाया शहर की ओर, वो गांव में रह गए। तो ऐसा लगा कि रूरल को दूसरा जो पॉइंट था 91 में एक लिबरलाइजेशन का दौर चला। हाँ, यस। तो उस दौर के दौरान में एक शब्द आया कि अगर हम लोकलाइजेशन मजबूत नहीं करेंगे, हाँ, लोकल, ग्लोबलाइजेशन तो अपनी जगह बहुत सही बात है, होना भी चाहिए, मगर ग्लोबलाइजेशन में लोकलाइजेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोकलाइजेशन यानी लोकल की भाषा, लोकल की कल्चर, लोकल का सोच, लोकल के रिसोर्सेस, लोकल का जो उनके पास में है अनुभव, वहां के लोकल का पानी, लोकल के पेड़, लोकल का जो जो अपना होता है,
तो आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये जो ऊपर से प्लानर बैठे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के एज में लोकलाइजेशन मजबूत होगा तो ये जो हवा है ये आपको खींचकर नहीं ले जाएगी, और नहीं तो आप भिखारी बन जाएंगे, आप बेघर बन जाएंगे, आप निर्भर बन जाएंगे, और आप एक जिसको बोलते एक दमदार कौम, दमदार समाज, दमदार गांव, दमदार जिला वो न होकर बेघर बन जाएंगे, भिखारी। भिखारी। तो पानी भी आप बाहर से ला रहे, पेट्रोल भी बाहर से ला रहे, अनाज भी बाहर से ला रहे, खाद भी बाहर से ला रहे, दिमाग भी बाहर से ला रहे, टेक्नोलॉजी बाहर से ला रहे, तो फिर आपका क्या है भाई? हैंगअप हम पूरे हैंगअप, दूसरे पर निर्भर हो गए। तो एक सोचते सोचते आया कि इलाज क्या है। लीडरशिप का क्राइसिस आप जानते हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस, और लीडरशिप का नाम हुआ है करप्शन। अब हम चाहते अच्छे लोग आगे आए। भाई लीडर में मैं नहीं मानता हूं कि सब गड़बड़ है, लेकिन जो अच्छे वो आगे क्यों नहीं आते? वो बोले कि देखो जी मैं करप्शन करता हूं और न मैं अपने सबऑर्डिनेट को करने देता हूं और मैं काम करता हूं। ऐसे लोग नहीं है क्या? होंगे। वो आगे आने से क्यों डरते? तो ऐसा लगा कि रूरल का बिजनेस का हब अगर बनाए तो उससे एक रूरल मीडिया भी आएगा। हाँ, रूरल मीडिया, रूरल पत्रकार, रूरल पंचायत का लीडर, रूरल मास्टर, रूरल बीडीओ, यानी एक रूरल बैंकर, यानी ऐसी हवा बनेगी कि रूरल बिजनेस हब जो है वो एक प्रोपेल करेगा रोजगार को भी, पानी को भी, ऑर्गेनिक को भी। फिर आ गया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सारी दुनिया तबाह है उससे। बर्फ पिघल गया है, समुद्र में पानी बढ़ गया है, नदियां गायब हो गई है, पोल्यूशन इतना बेतहाशा बढ़ गया है। तो घूम फिर कर आया कि अगर हम रूरल बिजनेस हब को, ये जो पंचायत राज का एक्ट आया, हाँ, पंचायत राज 73-74 अमेंडमेंट, और उसके साथ लीडरशिप का कंप्यूटर से जोड़ दे। लीडरशिप का जो अहम सवाल है उसको हम कंप्यूटर से जोड़ दें, दूध का दूध, पानी और पानी का पानी हो जाए। और फिर उनके हम कहेंगे भाई देखो कितना पैसा आया, ये राइट टू इंफॉर्मेशन से जोड़ो। अच्छा, आपके पास सूचना का अधिकार आ गया। फिर सूचना के अधिकार के बाद आपको जानकारी हासिल होगी। अब जानकारी हासिल होने के बाद में आपको एक अल्टरनेट प्लानिंग देना चाहिए कि साहब इतने सारे पेड़ अगर इस रोड पे लगे हैं, क्योंकि आज आपको मालूम होना चाहिए लगभग 15-20 डिपार्टमेंट पेड़ लगाने के नाम पर सरकार से ग्रांट ले रहे। नगर पालिका, कारपोरेशन, एनजीओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, आपका सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट, कापाट का डिपार्टमेंट, यानी पेड़ लगाने के नाम पर अगर हम एक ले ले, आप आरटीआई में पूछिए कि कितने डिपार्टमेंट पेड़ के नाम पर पैसा ले रहे। नहीं, जैसे आप बताए, खुद मैं शहर की बात करता हूँ, हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हर साल इतने लाख का जो एक टारगेट दिया था है, फिर हमडा मेट्रोपॉलिटन उन्हें देता है, सोशल फॉरेस्ट्री देता है और मेट्रो रेल दे रहा है, मगर वो पेड़ लग कहाँ रहा है समझ में नहीं आ रहा। राइट। तो एक तरफ सूचना के अधिकार में वो खबर मांगे, 30 दिन में नहीं देगा तो उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा, अगर वो नहीं देगा तो दंड उस पर ठोका जाएगा, फाइन जो उसकी तनख्वाह से लिया जाएगा। एक तो ये हो गया, अब आपने खबर हासिल कर ली। अब उसके बाद दूसरा आता है कि आप अल्टरनेटिव दो ना। यहां हम कह रहे हैं नर्सरी वालों को एसोसिएट करो, नर्सरी वालों वहां 3-3 साल के पौधे मजबूत करो नर्सरी के अंदर, और फिर हम ये जो सिटी है, नाले है, नदियां है, आपका मकान है, खेती है, जो जहां जहां जगह दिखे, मकान है, बड़े बड़े बंगले, हॉस्पिटल्स, उनको सबको ये हम प्रेरित करें कि कंपटीशन होगी। एक है पानी बचाओ, वाटर सेविंग, वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है उससे क्लाइमेट के लिए, और हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो भी बढ़ेगा, सुधरेगा। उसके बाद टैक्सेशन, देखो टैक्सों में भी चोरियां तो हुई, वो तो है। तो क्या हम लीडरशिप के एक पैमाने बना दे, 8-10 पैमाने। अच्छा, आपने उसमें, मेरा चैलेंज है अगर अच्छे लीडर हो तो आपका कॉर्पोरेशन का टैक्स हर साल 2-3% कम हो सकता है। कम हो सकता है, बढ़ाने की बात ही नहीं, कम हो सकता है। जी हाँ। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? अब ये पॉसिबल है अगर हम नियत साफ हो। अच्छा, और नियत साफ होने के बाद हम ट्रांसपेरेंसी कर दे कंप्यूटर के साथ। अच्छा, पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को जोड़े, लड़के पढ़े लिखे को बोलो तुम अब मैदान में आओ। रूरल बिजनेस हब के पीछे जो मकसद था कि जहां जहां रुकावटें हैं, जहां जहां रोडे हैं, जहां जहां कोई ना कोई बॉटलनेस बने हुए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको हटा, तो स्मूथली पहिया चले।
प्रशासन का, जनता का, आफ्टर ऑल ये सिविल सोसाइटी है। तो ये इसका मतलब ये क्या कि 100 साल 50 साल का प्लान बनाए काम करना पड़ेगा? 50 साल नहीं साहब, हाँ। 50 साल का तो करने वाले कर ही रहे। वो आप जो बड़ी बड़ी किताब देखते हैं एनुअल रिपोर्ट, वो तो अपनी जगह पे है जी। हम तो करें लोगों की भागीदारी अगर हो, अच्छा, आम की भागीदारी अगर हो और कंट्रीब्यूशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन सक्रिय, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में नीतियों के साथ, अच्छा, तो उनको इनकम भी हो, खर्चे भी कम हो और एक अच्छा प्रशासन, एक सुदृढ़ प्रशासन निकल सकता है, जिसको हम कहते हैं विलेज इंक्लूसिव प्लानिंग, वीआईपी। विलेज इंक्लूसिव प्लानिंग। और इसके लिए अब हम कई लोगों के साथ मिलकर एक काडर खड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके, जिसको कहते हैं BVIP। अच्छा, यानी ये लाल बत्ती वाला VIP नहीं, वो तो बहुत हो गए अभी। हाँ, अब आपको चाहिए विलेज इंक्लूसिव प्लानर। विलेज इंक्लूसिव प्लानर। अब ये कमाना भी चाहिए और ये बचाना भी चाहिए, ये जोड़ना भी चाहिए और ये दौड़ाना भी चाहिए। आज आपके पास गांव में मीडिया है, पत्रकार है, गांव में पढ़े लिखे बेरोजगार है, कई लड़कियां बहुएं ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, बिल्कुल है। तो क्या हम उनको ये ट्रेनिंग देकर, जो हम कभी करने जा रहे हैं, इनको हम ट्रेनिंग देकर विलेज का प्लानिंग कैसे करना, तालाब का, पानी का, रोजगार का, लैट्रिन का, ऑर्गेनिक का, सैनिटेशन का, ग्रामोद्योग का, आपके खाली पड़े हुए तालाब है, खाली पड़े हुए मकान है, खाली पड़े हुए लोग है, रिटायर्ड लोग है, फौजी लोग है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, ट्राइबल एरिया है। तो हमने इसमें सबसे पहला काम किया जिसको हम कहते हैं मॉडल ढूंढो। अच्छा, तो अभी मैं 4-5 दिन अभी आंध्रा में घूमकर हमने मॉडल ढूंढे जो हमारी इस लाइन में बैठ सकते। हम चाहेंगे उन मॉडल्स को आप भी देखो, हमारे देखने वाले भी देखे, उसको क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तो ये बुजगुड्डा करके गांव है, इधर बुजगुड्डा, अच्छा, आदिवासियों का गांव है, और मैं उस गांव में देखकर आया, क्या उनसे बातचीत करके मजा आ जाता है। ना कोई सिगरेट पीता है, ना कोई तंबाकू खाता है, ना दारू है, और हर बच्चा वहां ऐसा जानकार है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, उसको उर्दू भी आती है, और वो लड़के लड़कियां और सवाल करते, साहब हमको IAS में आना है, हमको कंप्यूटर में जाना है, हमको ये जाना है, खेलकूद में जाना है। मैं उस गांव से भयंकर वो हो गया, फिदा हो गया। अच्छा, तो हमने कहा कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, साल में 2-3 महीना उस गांव में दे। तो आपको एक मॉडल मिल गया? एक मॉडल मिल गया। मगर ऐसे मॉडल हम सबको तलाशने पड़ेंगे अपने आसपास। हमारे जितने भी दर्शक है, निगेटिव के माहौल से हटिए, अच्छे लोग हैं। नहीं टावरी साहब, ये बोलिए, आपका ये एम है जी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन आगे आएगा? इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो फाइनेंस बीच में रुकावट बनेगा और प्लानिंग बनेगी और इम्प्लीमेंट करने के लिए सही गाइड करने, वो कहां से? बहुत यही सवाल है अहम। तो पहला ये है, हम आशा की किरणें जिसको बोलते हैं, हाँ। सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, पहले वो ले ले। अच्छा, वो हमने कुछ के ले लिए, कुछ और लोगों को अनुरोध किया है कि जरा आप भी अपने अपने एरिया में ढूंढ कर लाइए। एक दूसरा, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के सर्वेंट की मानसिकता क्या है, वो जैसा भी है अपना ही भाई और बहन है, तो उसको गाली देकर, दोष देकर, उसका उलाहना करके कोई फायदा नहीं है। वो अभी अपने हालात का मारा हुआ है। नहीं, वो हालात का कैसा मारा हुआ है? अब परिस्थितियां ऐसी है, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, भर्ती में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो हम चाह रहे हैं अच्छे लोगों को आगे लाओ, जो लोगों को परेशान न करे, सताए नहीं। तो क्या ऐसे लोग गांव के प्लानिंग में, यानी रोजगार बढ़ाने में, खाली पड़े रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, खाली पड़े, आपको मैंने बताया तालाब खाली पड़े हैं, जमीनें खाली पड़ी है, आम का भाव जब होता है तो वो आम 30 रुपया 35 रुपया बिक जाता है, लेकिन वही आम का अगर आम रस, आम की अचार, आम के 50 प्रोडक्ट बनाए तो सीधा उसका मूल्य 10 रुपए का 100 रुपया हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ आती है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, असल वही है, बेस, असल बेस वही है। अब उसके लिए कौन आगे बढ़ा, कौन उनका फाइनेंस करने के लिए तैयार होगा? अब हम ये कह रहे हैं कि पहले तो उनसे सीखो जिन्होंने अपने रिसोर्सेज से अपने को बढ़ाया। अच्छा, पहला पॉइंट ये है। मेरे पास जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां के सब लोगों ने अपने रिसोर्सेज से अपना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया, तो हम उनसे सीख ले। एक दूसरा, ढूंढ ले किस किस में लीडरशिप की एबिलिटी है, जो बोल सकता हो, समझ सकता हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम को सेंसिटाइज, संवेदनशीलता के साथ समझ सकता हो, और जिसकी एक गांव में थोड़ी पकड़ भी है।
अच्छा। देखिए, एक तो होती है गुंडों की पकड़, दादा लोगों की पकड़, दूसरी होती है शरीफ की पकड़, जिसको लोग मानते हैं कि नहीं, ये आदमी बात इज्जतदार करता है, शरीफ वाली बात करता है। शरीफ आदमी है। क्या ऐसे लोगों के साथ बात करके हम विलेज इंक्लूसिव प्लानर, अब इसमें आता है लिस्ट बनाना, इस गांव से क्या क्या बाहर जाता है, क्या क्या अंदर आता है, इस गांव में क्या क्या खाली पड़ा है, इस गांव में कौन कौन क्या क्या दे सकता है, हाँ। कौन पैसा लगा सकते हैं, कौन स्किल दे सकते हैं, कौन मार्केटिंग में दे सकते हैं। अपने कई लोग विदेशों में हैं, अमेरिका वगैरह से एनआरआई पैसा लगाने को तैयार है। हम कह रहे हैं पहले ये देखो आप अपने रिसोर्सेज से क्या शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से ग्रांट, बैंक से लोन लेना है, मगर वो दूसरे चरण। पहले स्टेज में तो रूरल बिजनेस हब का मकसद ये है कि जो जो आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, जिसके पास एक भैंस थी आज उनके पास 10-10 भैंसे है 20-30 साल में। वो कैसा? मेहनत, एक ही आंसर है, मेहनत 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 मेहनत। और ये आज जो माहौल बन गया ना, बेवकूफ बनाओ, झूठ मूठ का ले लो, फिर गवर्नमेंट से माफी के लिए कोशिश करो, लॉबी बनाओ, ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है। मगर सर हमारी कंट्री डिपेंड उसी पर है। अभी तो हम भी तो कंट्री के प्रोडक्ट है। क्या यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो बगैर ट्यूशन के मेरिट में आए हैं? क्या ऐसे टीचर है जिन्होंने बगैर ट्यूशन के बच्चों को ट्यूशन किए बगैर मेरिट में लाया है? क्या ऐसे यहाँ पर अफसर है जो बगैर रिजर्वेशन के हरदम परीक्षा में टॉप आते गए? मैं आपको बताऊंगा, मिलवाऊंगा ऐसे लोग जो इसी सिस्टम में बगैर रिजर्वेशन, बगैर सिफारिश, बगैर ट्यूशन के मेरिट पे आए। मैं आपको ऐसे ऐसे आदिवासी दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे हर जमात के लोग दिखाऊंगा जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी दूरदृष्टि से अपना इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं बल्कि अपने समाज को, अपने दोस्तों को भी एक नई दिशा दी है और दे रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा ग्रामीण पत्रकारों से अनुरोध है कि साहब आपकी पहचान है, आप लोगों को जानते हैं, क्या आप अपने ज्ञान को एक रिसोर्स के साथ में विलेज प्लानिंग में ले जा सकते हैं? उन लोगों की सहायता करना और अपने चार्जेस लेना जो खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव में ऐसे लोग मेजॉरिटी में हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। रूरल बिजनेस हब का मेन उद्देश्य है ऐसे लोगों को एक पहचान दो, एक मंच दो, एक प्लेटफॉर्म दो जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें नए नए बिजनेस में आना चाहते हैं, चाहे वो दूध का हो, पेड़ों का हो, पानी बचाने का हो, हर्बल का हो, आपका लोगों की एजुकेशन का हो, अंग्रेजी का हो, लोगों की कंप्यूटर्स के साथ एक क्षमता बढ़ाने का हो, गेम्स, आर्ट, गेम्स। क्या गेम्स के माध्यम से करोड़ों का बिजनेस हो सकता है? हो सकता है। मैं तो बैकवर्ड एरिया में देखा जहां लोग जिम चला रहे हैं और बाकायदा वो 10-20 रुपया उसका महीने का दे रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश करो, बिजनेस। अच्छा टॉरी साहब, मैं आपसे, चूंकि आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, वहां पर आपने क्या देखा? क्योंकि चूंकि आपका डायरेक्ट कंसेप्ट जो है वहां पर विलेजर से था, आप सिर्फ जो 20,000 से कम आबादी वाले विलेजेस है वहां पर रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री प्रमोट किए हैं, तो आप जो कंसेप्ट लेकर चले हैं वो प्रैक्टिकली आपको उसमें कहाँ तक कामयाबी का इम्कान नजर आते हैं? मैंने अपने दौरान में, जब मैं खादी कमीशन का सीईओ था, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बंबई में भी, तो 3 चीजों पर बहुत जोर दिया अपने नाम से, कमल टावरे के नाम से। 3 थे वो, एक हनी, अच्छा, दूसरा हर्बल और तीसरा हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर। अच्छा। आज तीनों का आपने नाम सुना होगा, हर्बल। हाँ। जिससे बात करो आज हर्बल का दीवाना हो। बिल्कुल। चाहे वो यूनानी में हो, आयुर्वेद में हो, लोग आयुर्वेद, एलोवेरा, इनका इंपॉर्टेंस समझने लगे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के ऊपर अपने वो गमले वमले में सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं। शायद आप ही बतला रहे हैं। हाँ, आप जरा बताइए ना वो आशा की किरण। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल बताइए, बताएंगे हम आपको। तो ऐसे वो लोग तो हैं। हमारी स्टोरी है, उसमें लाखों लोग देख चुके हैं। आप इसके साथ हम आपको, आप, मेरा अनुरोध है आप जरूर देखिए कैसे उन्होंने अपने मकान के ऊपर में 40-40 किलो सब्जियां और प्याज और अपना ये भिंडी पैदा किया। क्या ये घर घर में नहीं हो सकता? क्या घर घर का पानी नीचे जमीन में नहीं जा सकता? पानी की कमी है यहाँ पर, तो पानी बचाने का अभियान सरकारी छोड़ दीजिए, सरकारी तो बजट आएगा कब और ग्रांट आएगा कब और आदमी भर्ती कब होगा और पानी बचेगा कब?
तब तक लोग आत्महत्या करते रहेंगे। आंध्रा में भी बहुत हमारा विदर्भ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसान का आत्महत्या वाला। प्रश्न ये है, रूरल बिजनेस हब से कृपा करके जुड़िए, जवान लोगों को जोड़िए, जिसकी थोड़ी भी तमन्ना है कुछ करने की, उसको एक नया रास्ता दिखाइए कि बेटा बेटी भाई बहन ये भी रास्ता है बढ़ने का और ये भी एक रास्ता है। बड़े रास्ते से जुड़ो, दिल खोल के काम करो और एक क्लाइमेट चेंज के युग में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, बशर्ते हम ढर्रे से हटे, मेहनत की सोचे, काम करने वालों से सीखे और प्रश्न। नहीं टावरी साहब, ये बताइए, कोई शख्स है, उसका कुछ जमीन है, वो स्ट्रगल करते आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका जरूरत फाइनेंस है, वो कौन देगा उसको? देखिए, वैसा तो फाइनेंस करने वाले हर डिपार्टमेंट के फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, ओबीसी का भी है, मुस्लिम्स का भी है, शेड्यूल कास्ट का भी है, ट्राइबल्स का भी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, पहले तो अपनी मेहनत से जो बढ़ा सकते हैं उनसे हम देखें, जिन्होंने एक भैंस का 5 भैंस किया, उनसे देखें जिन्होंने एक बकरी का 10 बकरी किया, तो पहले उनसे सीखो। अगर ज्यादा गवर्नमेंट के ग्रांट में या बैंक के चक्कर में घूमते रहेंगे हम, तो अपनी जो एनर्जी है वो उसी में जाएगी। दूसरा, ग्रुप बनाओ। मेरा मत यह है कि अगर हमको बैंक वगैरह से भी लेना है तो हमको एक समूह बोलते हैं ना, ग्रुप, सोसाइटी क्लस्टर, कोऑपरेटिव क्लस्टर। जैसे अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक है, भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम, महिलाओं के लिए है, 4% पे पैसा मिलता है, कुछ राज्यों में 2% पर पैसा मिल रहा है और 25-25 लाख मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आप कृपा करके 25 करोड़ का मत सोचो, आप अपना 1 लाख 20,000 15,000 छोटे से शुरू करो और उंगलियों की मुट्ठी बनाओ। अगर ग्रुप बनाकर आप काम करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आपको 2-2%, 4-4% का पैसा 25-25 लाख तक उपलब्ध है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जो हम रूरल बिजनेस हब में हर एक को बोलते हैं ट्रेनिंग में भी, भैया बड़े के चक्कर में मत आओ, छोटे से शुरू। तो कॉटेज इंडस्ट्री कंसेप्ट आप उसको प्रैक्टिकली जो है सर्विस वहां से हटने वाले यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और खादी कमीशन की नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट की गलतियां रही है, हम उनके रिटायर्ड लोगों से बुलवाते हैं कि साहब जरा दिल खोलकर अच्छे काम किए तो वो भी बोलो, नाटक नहीं। अब तो कम से कम सही सही बोलो कि आपसे क्या क्या पाप हुए हैं। मेरे ख्याल से रूरल बिजनेस हब का सबसे बड़ा ये कि पंचायती राज जो हुआ बदनाम है, बदनाम कर दिया गया, तो अच्छे प्रधान आ गया है, उनको लीडरशिप का ट्रेनिंग दे, उनको बोले वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो अपने गांव में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग सीखो। सबसे पहले लगेगा मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को एक वो मंच, एक प्लेटफॉर्म दे। और युवा पीढ़ी, सबसे बड़ी हमारी जो चिंता है, युवा पीढ़ी को बीए बीकॉम बहुत पढ़ ली है, सब नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी कितनों को मिलेगी, कहां से मिलेगी, कहां से पैसा आएगा? क्या हम उनके लिए रोजगार के स्वरोजगार, जिससे वो कंप्यूटर के साथ अपने गांव में विकेंद्रित रूप में पर्यावरण को, ये जो चुनौतियां हैं, चुनौती जो है, इसको स्वीकार करें। और हम जगह जगह पे इसके लोगों को ट्रेन करके अनेबलर, फैसिलिटेटर ये बताएंगे। और हम चाहते हैं कि रूरल मीडिया भी इसमें अपने और कामों के साथ थोड़ा रुचि ले। टावरी साहब, ये बोलिए, आपका रूरल बिजनेस हब जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये इस सिलसिले में आगे आने वालों के लिए क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया। एक तो रूरल बिजनेस हब जो है, ये न तो कोई ग्रांट लेता और न ये कोई ग्रांट देता है, क्योंकि हमने देखा कि साला सारी बीमारी की जड़ है पैसा। हाँ। और जिस एनजीओ ने पैसा लिया वो बदनामी के, तो हमको चाहिए काम या चाहिए बदनामी? तो हमको नाम ही नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं जगह जगह पे सबसे पहला काम अच्छे लोगों की तारीफ करो, दूसरा उसका प्लानिंग करो, और प्लानिंग ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, बड़ा बड़ा नहीं। आज का प्लानिंग होता है, अरे भाई 2 करोड़, अरे भाई 20 करोड़ का प्लान बनाओ, तो ये सब नाटक वाले काम। वो अपने को उसमें घुसना नहीं। और अपना देश वाकई बहुत बढ़िया देश है, यहाँ हरामीपन का मॉडल नहीं था। ये कब से आया है? अब छोड़िए उसको, क्या बोला जाए। मैं भी 68 साल का हूँ, मैंने भी परिवर्तन का दौर देखा है, और यूपी में रहा हूँ, शिलोंग में रहा हूँ, नागालैंड में, बम्बई रहा हूँ, इधर बहुत। और जब मेरे समझ में आया कि कहीं मैं घुटन में न अटक जाऊं, फ्रस्ट्रेशन में, तो फिर मैं गवर्नमेंट को बोला मुझे फालतू का काम दो। फालतू का काम में बड़ा मजा आया, और फिर लिखते गए उस पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मुझे लगा यहाँ फालतू का काम क्या दिया गया आपको? फालतू के काम ट्रेनिंग में भेज दिया, खादी बोर्ड में भेज दिया, तो कापाट में भेज दिया।
तो प्लानिंग कमीशन में भेज दिया कि जहां दिमाग लगाने की जरूरत है डर्रे में करते जाओ काम। अब अच्छा टाउरी साहब, ये बोलिए, आप प्लानिंग कमीशन में थे, तो प्लानिंग कमीशन में आपने क्या महसूस किया? प्लानिंग कमी एक चीज बहुत बड़ी कमी है, ढर्रा। ढर्रा समझे ना? नहीं, मैंने ढर्रा शब्द इसको बोलते हैं, हमारे यूपी में बड़ा इस्तेमाल होता है। ढर्रा है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा, रूटीन हर चीज में। तो प्लानिंग नो चेंजेस, मेंटेन करो, ओनली मेंटेन करो, जैसा चल रहा है घुमा फिरा कर उसको ठीक कर दे। हाँ, कभी कपड़ा बदल दे, कभी पेपर बदल दे, कभी रंग बदल दे, फाइल का कलर, पेपर, मगर कोई इनोवेटिव काम ना करे। इनोवेटिव काम। तो मैंने एक जो बड़ा काम किया, ऐसे तो 50 काम किया, लेकिन एक जो बड़ा काम किया, मैं बोला कि विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डिवीजन उसका नाम था, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। कई सालों से चला आ रहा था, शुरुआत से जब से प्लानिंग कमीशन बना 56 से। तो मैं बोला भाई विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये तो विलेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होगा। यानी उसमें बकरी भी है, मछली भी है, गाय भी है, गोबर भी है, आपका नर्सरी भी बेस है, वो राइट, बेसिकली है यही। राइट, तो एंटरप्राइजेस पकड़ो ना। जहां इंडस्ट्री बोला, इंडस्ट्री यानी चिमनी आ गई, धुआं आ गया, यूनियन आ गया, मुर्दाबाद जिंदाबाद आ गया, वो लेबर का इंस्पेक्टर आ गया कि लाओ जी मिनिमम लेबर का पैसा ले आओ, वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन वाला आ गया कि आपने बहुत पोल्यूशन किया है, जरा इधर आ जाओ, मैं आपका पोल्यूशन ठीक कर दूंगा। तो ये परेशानियां जो है, तो मैं सबसे पहले उस वक्त में प्लानिंग कमीशन में प्रपोजल दिया कि साहब ये डिवीजन का नाम VSI नहीं, विलेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस करो। वो मान लिया उन्होंने। इसका मतलब अगर आप लॉजिकल रैशनल बात करें तो इतना व्यवस्था में गड़बड़ नहीं है कि कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जब सभी ग्रांट के चक्कर में आ जाते हैं तो बोलते किस का सुन में, तब वो आ जाता है 30% 40%, ये माफिया, वो माफिया, ये स्कैम, वो स्कैम, सारा बीमारी वो है उसका। तो पहला ये काम है। दूसरा मैं उसको पंचायत से जोड़ा कि गांव में अगर हमको ग्राम उद्यम, चाहे वो शहद का हो वगैरह वगैरह, तो आपको पंचायत को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल, जिसमें MP MLA आए, कलेक्टर, पार्लियामेंट, जिसमें सब आए। बिल्कुल। अब चूंकि ये बेचारे उपेक्षित है, अनपढ़ है, इनकी लॉबी नहीं है, तो इनको आप एक ऐसा ही डिस्कार्डेड कर देते। तो हमने ग्राम उद्यमों को पंचायतों के साथ, फिर बैंकों पर यह है कि कम से कम 60% उनका जितना डिपॉजिट होता है हर जिले का, वो पूरा 60% उसी जिले में लगना चाहिए। लेकिन जैसे बैंक भी अपने, बैंकर भी तो इंडियन अपने भाई है, बिल्कुल भाई बहन है, तो वो ये करते हैं कि वो पैसा जितना सक करते हैं उसका सारा पैसा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली इधर भेज देते हैं। मॉडर्न डेवलप जो एरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां से उनको ज्यादा परसेंटेज मिल सके। हाँ, आप जैसा है वैसा अपन इंडियन है। तो हमने उसमें ये कहा कि साहब विलेज का अगर बड़ा प्लान बना है, मछली का, तालाब का, कुएं का, ग्रामोद्योग का, नर्सरी का, ग्रामोद्योग में हम कहते हैं गांव से कपड़ा, अगर आपके यहाँ कपास होता है तो कपास से क्या ये कपड़ा गांव में नहीं सिला जा सकता? छोटी छोटी मशीन है, जीनिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, ये कोई बड़ी बड़ी मशीन नहीं चाहिए। अब आपको छोटी छोटी मशीन आ गई है, बाजार में उपलब्ध है। मगर ग्रामोद्योग भी उसी बड़े चक्कर में अटक गया जिसमें पूरा समाज अटक गया। तो हमको ये माइंड बदलना पड़ेगा कि रूरल बिजनेस हब, और उसके साथ कई लोगों का चिंतन है कि असली विकास कहां से होगा, असली टिकाऊ क्लाइमेट चेंज का इलाज है गांव को मजबूत करो, गांव का पानी, स्वाभिमान जिसको बोलते हैं ना, स्वावलंबन, स्वरोजगार, ये गांव का पानी, गांव का अनाज, गांव का गोडाउन, गांव की दवा, गांव की जड़ी बूटी, गांव का वैद्य, गांव का हकीम, ये चीजें जो थी वो वापिस आएगी। आपको यकीन है? 100% मेरा यकीन है। अगर नीतियों पर थोड़ा हम मिलकर धक्का लगाए, फाइट करें, उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मगर गांव से जुड़ना पड़ेगा। गांव आप ये बता रहे हैं कि हमको शहर छोड़े और गांव का रुख करते हैं, गांव में फिर अपना बसेरा बनाए। मैं छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो दुखी हो शहर में, पहले दुखी हो जाए, जब दुखी हो जाए तो फिर आप ढूंढेंगे किधर मुझे मिलेगा आराम। तो शायद गांव को भी एक मौका दे, और विशेषकर बुजुर्गों को तो शहर में रहना नहीं चाहिए, वो रहना भी नहीं चाहते, रहना भी। तो क्या हम गांव में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, पेड़ों का, पानी का, मकानों का, अच्छी स्कूलों का, कंप्यूटर का, एंटरटेनमेंट का, गेम, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, ऐसे अब आ गया है समय। आप इन्वायरमेंटली स्टडीज, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक इन द विलेजेस, एब्सोल्युटली सही।
उसके सिवा कोई इलाज हो तो अपन 1 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार है। आप बताओ कि टावरी साहब आप जो बोल रहे हैं ये इलाज नहीं है, इलाज है और शहर करो और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ और बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाओ और सारा गांव का पानी खींच लो, ये कह लो, वो इलाज अब दिन गए नहीं। फिर मगर गवर्नमेंट जो कर रही है पूरा आपके अर्बनाइज करते जा रही है हर चीज को, यही तो दुर्भाग्य। जब गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी अर्बनाइज करे शहरों पर लगाते जाएगी तो कौन विलेजेस का रुख करेगा? अभी तो एक द्वंद्व चल रहा है, पंचायत राज को आप दे देंगे मतलब, लेकिन जहां जहां दे रहे हैं वहां पर वो अपने गांव को रिपब्लिक बनाने के लिए, गणतंत्र का एक लफ्ज होता था, तो उसको रिपब्लिक बनाने के लिए अब उसमें मिसिंग है लीडरशिप। अगर वो अच्छी लीडरशिप देंगे, 50% कई जगह महिलाएं आई, अगर इन महिलाओं का थोड़ा ट्रेनिंग अच्छा हो, इनको दिखाया जाए और उसके साथ उनको दौड़ाया ना जाए। देखिए अधिकतर आदमी तंग है वो दौड़ाने से, कल आओ परसों आओ, इधर आओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो हमको एक लफ्ज है किस, KISS, किस आप जानते होंगे। यहाँ जो किस है ये है कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अच्छा, आपको थोड़ा सिंपल स्ट्रेट एंड सॉलिड सिंपल रखो। हमने चीजों को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, घुमाओ फिराओ घुमाओ फिराओ घुमाओ फिराओ, तो आदमी आप पागल हो जाता। नहीं तो इसके अंदर हुकूमत का भी तो हाथ है ना, इसमें हुकूमत का भी, हुक्मरानों का भी, हाँ, और हुकूमत से जुड़े हुए पत्रकारों का भी, और बिल्कुल किसका नहीं है, वोटर का नहीं है। हाँ, बेसिकली इसके राइट है। तो बिगाड़ने में हम सबने अगर योगदान दिया है तो सुधारने में भी सबको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमारा चुनौती ये है कि डोंट गिव अप, कि ऐसा ही चलता है, नहीं ऐसा कैसे चलता है, प्रश्न करना और विकल्प देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, सिंपल वाला, और वो जो लाभदायी, जो फायदा दे। तो लेकर इसके लिए गांव को केंद्र बनाना पड़ेगा, जो मैं रूरल बिजनेस अब शुरुआत से बोला, क्योंकि लोकलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लोकलाइजेशन, और उसके सिवा इलाज नहीं है। तो हमको अपने ग्रैंड मदर को, दादी को, नानी को थोड़ा थोड़ा इज्जत देकर उनसे पूछना पड़ेगा, तो ग्रैंड मदर को ग्रैंड डॉटर से थोड़ा मिलवा देना पड़ेगा। अच्छा, जो गैप है बीच में, गैप बहुत भयंकर हो गया, गैप को खत्म करना है, गैप को खत्म करके उनका जो नॉलेज है मगर उसको साइंटिफिक बेसिस नहीं, उनसे लेने के बाद साइंटिफिक अंदाज में ढालना पड़ेगा। करेक्ट। ये है रूरल बिजनेस हब के माध्यम से ऐसी हवा बनाओ जिससे एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक रैशनल लाइफस्टाइल बन सके, लाइफस्टाइल उसमें जिसमें हैप्पीनेस का एलिमेंट हो, कंटेनमेंट का हो, और सबको इक्विटी मिले नेचुरल लॉज के हिसाब से। नेचर, तो हम कहते हैं नेचर इज द बेस्ट गवर्नमेंट। आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो नेचर को लेकर ग्रामीण बिजनेस हब, उसमें महिलाएं, स्कूल, कॉलेज, हर एक का रोल है। इवन हमारी जो रिलीजियस बॉडीज है उनको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा कि हम अपने अपने गांव को क्यों ना मॉडल गांव बनाएं। और मॉडल बनाना यानी केवल फंड नहीं है। मैं कितने देख चुका हूं, जितना फंड आया उतना वो डुबाया उनको, उससे तो बगैर फंड के अच्छे थे। फंड के साथ दारू आ गई, तंबाकू आ गई, सिगरेट आ गई, वो गैप आ गई, तो मामला बिगड़ता है। हम एक नया जोश शुरू करें, गांव को क्लाइमेट से एक्टिविटी का सेंटर बनाएं, गांव को, और इसमें सबका रोल है और सबको इसमें फायदा भी है, पैसे का भी, नाम का भी, पद का भी, इज्जत का भी। इस पे अपन एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं और ऐसे लोगों को मिलवा सकते हैं जिन्होंने ये करके दिखा दिया। तो कमल टावरी साहब, आपका बोलना ये है कि अब हमारे को अपने बीते हुए दिनों की तरफ पलट के लौट के जाना है, ताकि हमारे मुल्क की जो स्थिति है वो स्टेबल हो सके, इकोनॉमिक स्टेबल हो सके, हमारे बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अपने कल्चर से जुड़ते हुए कमाएं और आगे बढ़े और अपने मुल्क की जो अपने जो जानदार जान है उसको मजबूत करें, तो उसके लिए हमारे अपने गांव का रुख करते हैं, गांव को डेवलप करना पड़ेगा क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट ऐसे चलेगा। तो जो हमारे अर्बन एरिया जो जंगल, कंक्रीट जंगल बन चुके हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं है और दरख्त यहाँ पे कटते जा रहे हैं, एक दरख्त लगाया जा रहा है और जो है 50 डिपार्टमेंट उसके जो है काटे जा रहे हैं। नहीं, एक दरख्त लगा रहे हैं, उसके चार्जेस 50 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारे वातावरण की सहायता के लिए, अपने सेल्फ हेल्प के लिए हमारे को विलेज की तरफ जाना पड़ेगा
और इसके लिए आप रूरल बिजनेस हब फाउंडेशन के जरिए इसको एक नया रूप देना चाहते हैं। हवा नया एक मूवमेंट की शक्ल में इसको जो है हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी आवाज को। बिल्कुल ठीक, और इसमें सबकी भागीदारी अनिवार्य। हाँ, तो इसको ये मतलब जो कंसेप्ट है कोऑपरेटिव का, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए हम आगे बढ़ना है। बिल्कुल, इंडिविजुअल कहीं पर नहीं, कहीं ना कहीं आपको जुड़ना पड़ेगा। शुरुआत इंडिविजुअल से होगी, हर एक को अपना अपना बनाना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल वो अपना कुछ करता जाएगा तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली ग्रोथ करेगी और वही उसको फैलाते जाएगी। देखेंगे लोग, सोचेंगे, प्रश्न करेंगे, फैलाएंगे, और अगर सबको फायदा दिखा तो उसको ले लेंगे। फायदा इसमें सेंटर है, अगर फायदा ना हो तो क्या फायदा है? तो फायदा उसका सेंटर है, मगर माइंड खुला रखे कि दूसरे क्या गलतियां कर रहे हैं। आज जो यूरोप में गलतियां हो रही है, इटली में, स्पेन में, उन गलतियों से हम सीखें और हम वही गलतियां ना करें, क्योंकि कल हम भी उसी कर्जे में डूब जाएंगे। आज भी तो है ना, फिर भी निकलना कैसा है? अब यही है कि गांव में आज देखिए हमारे पास हर पैदा होने वाला बच्चा 8,000 रुपए का कर्जदार पैदा हो रहा है। सांस लेते ही 8,000 रुपए कर्जदार है वो। तो हमारे को भी है कि सबसे पहले अपने इस कर्जे को चुकाना है। बिल्कुल ठीक। तो उस कर्जे को चुकाने नेचुरल रिसोर्स की तरफ पलट के जाना पड़ेगा हमारे, ताकि हम उससे कुछ हासिल करें। माइंस है हमारे कल्चर ग्रोथ है वहाँ पे, इरिगेशन से, जो विलेजेस से, उसके जरिए हम दोबारा जुड़ते हुए अपने इस कर्जे को अदा करना है। अपने ग्रोथ से ज्यादा खर्चा अदा करना हमारे पर जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और इसके लिए हमको थोड़ा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। फालतू उड़ाने के बजाय थोड़ा अपनी रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। रियलिटी में अपने लिमिट में जीना सीखना पड़ेगा। जो मिसल मशहूर है, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। बहुत सही। तो उसको आज अडॉप्ट करने के लिए आप नया मिशन लेके मैदान में आए हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब आपके साथ जो है कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कौन कहाँ तक आपको इसमें जो है सहायता मिल रही है? हमारे साथ मूलतः वो जुड़ रहे जो दुखी है। अच्छा, जिसके दिल टूटे हुए वो यहाँ पर जो जहाँ दुखी है वो हमारे साथ आनंद से जुड़ता है, और जो आनंद में है, बहुत बढ़िया बंगले है, 5 AC है, 10-20 गाड़ी है, 100-400 सिक्योरिटी है, बोलता है सब बकवास, से कुछ नहीं होगा। नहीं, जब ये दिल टूटे हुए वो जुड़ रहे तो वो किस तरह से फिर जुड़ेंगे? वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको एक नई आशा की किरण दिखाई दे। उनको लगता है कि यहाँ की बात में दम है, अपन छोटे से शुरू करें, लंबे के जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं उसके चक्कर में न पड़े, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने छोटे छोटे शुरू किया है उनसे सीखे, उनके साथ नेटवर्क करे, मार्केट पकड़े और कुदरत को अपना गुरु बनाए। तो आज कमल टावरी साहब हमें जदीद हिंदुस्तान की तरफ ले जाने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हम पलटते हुए अपने गांव को जाएं, गांव की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हाथों में लें, उस मिट्टी को पकड़े, थामे, मजबूत करें और आगे बढ़े। ये आपका एक मैसेज है और एक विजन है आपका, और इस पे आप काम कर रहे हैं। एक्शन प्लान है। INN लाइव के आज के इस खुशी प्रोग्राम में मैं कमल टावरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुल्क के इंतहाई अहम तरीन ओहदे यानी कि प्लानिंग कमीशन, जो मुल्क की पूरी मईशत को या ग्रोथ को डेवलप करता है, जिसकी प्लानिंग करता है, उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो आज हमारे स्टूडियो में एक नए जहद, नए दिशा के साथ आए हैं और एक नया मकसद उनके साथ है। हम समझते हैं कि इनका ये जो मैसेज है हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे फैलेगा और हर देहात से नौजवान लीडरशिप उभरेगी, जो मॉडर्नाइज होते हुए उस अपने नेचर के जरिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए अपने आप को डेवलप करेगी, और आने वाले जो जनरेशन, जो हर पैदा होने वाला बच्चा 8,000 का कर्जदार है, वो कर्ज अदा करेगी। कमल टावरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके इस मिशन में आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। INN लाइव के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। नाजरीन, देखिए इस प्रोग्राम को, इसमें शेयर कीजिए और इसमें अपना हिस्सा अदा कीजिए कि किस तरह हम कर सकते हैं अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अपने माशी इस्तेहकाम के लिए, खुद अपने ग्रोथ के लिए।